नमस्कार साथियों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है शब्द विचार। और शब्द विचार के अंतर्गत हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो इस प्रकार से हैं, लेकिन इन्हें पढ़ें कैसे, समझें कैसे, ये सारी बातें करेंगे हम शब्द विचार के अंतर्गत। लेकिन शब्द विचार टॉपिक से पहले हम जानेंगे वर्तनी। एक नजर वर्तनी के ऊपर डालते हैं कि वर्तनी टॉपिक को हमने कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे समझना है। आपके वीडियो के सिलेबस में भी वर्तनी का टॉपिक दिया गया है, लेकिन वर्तनी का टॉपिक सामान्य नहीं है। ठीक है, वो क्यों, ये सारी बातें करेंगे इसके अंतर्गत। और जो वर्तनी है, वर्तनी क्या होती है, पहले इसको जानते हैं। तो वर्तनी सामान्य रूप से तीन प्रकार के अंतर स्पष्ट नहीं हो पाते जब हम लेखन प्रक्रिया करते हैं, किसी मैटर को लिखते हैं। कभी दो ध्वनियों के बीच मतभेद रहता है, संदेह रहता है, तो कभी दो शब्दों के बीच, और कभी हमें वाक्यों के बीच संदेह रहता है कि वाक्य कैसे लिखें, शब्दों का निर्माण कैसे हो सही तरीके से, और दो ध्वनियों के बीच जो मतभेद आता है उसे स्पष्ट कैसे करें आसानी से। जब हम उन सभी बातों पर स्पष्टता लाते हैं, शुद्धता लाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, वर्तनी बोला जाता है। लेकिन पढ़ना कैसे है, समझना कैसे, ये चीजें देखते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये टॉपिक इंपोर्टेंट उन सभी के लिए है, आप चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो इसलिए देखते हैं, जैसे अगर हम वर्तनी की बात करें तो वर्तनी में मैं कुछ उदाहरण लूंगा। जैसे इस प्रकार के दो अक्षर हैं, और इन पे क्या रहता है कि हम कभी क्या लिखते हैं, इस प्रकार के शब्द लिखते हैं चाहिए, और कभी लिखते हैं हम इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, और कभी हम क्या लिखते हैं, गए लिखते हैं, और कभी इसी शब्द को हम कैसे लिखते हैं, गए लिख देते हैं। तो ये सब जो इस प्रकार की हम लेखन प्रक्रिया करते हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्तनी क्या कहती है, वर्तनी कहती है कि इन दोनों में से केवल एक ही शुद्ध है। और इस प्रकार के बहुत सारे हैं, ये तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, इस प्रकार के बहुत सारे हैं जो हम अशुद्ध कर बैठते हैं। नहीं तो आप चेक करें, जो भी आपने उत्तर पुस्तिका बनाई है या किसी का उत्तर लिखा है, कोई नोट्स बनाए हैं, उस पर आप चेक करके देखेंगे, कभी आपका चाहिए ऐसे होगा, कभी आपका ऐसे होगा, कभी आपका ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, अलग अलग तरीके से। कभी हम क्या लिख देते हैं, कभी लिख देते हैं हम नई इस प्रकार से लिख देते हैं, और कभी हम नई इस प्रकार से लिख देते हैं। तो इन दोनों में से अगर इन सभी शब्दों की बात करें तो ये सभी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा है। ठीक है, नई इसमें भी कोई खराबी नहीं है, नई इसमें भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन वर्तनी केवल एक को ही शुद्ध मानती है। और आप किसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आपकी अशुद्धियां देखी जाती है इस प्रकार से। तो एक चीज तो हमने ये सीखनी है वर्तनी के अंतर्गत कि शब्द निर्माण कैसे हो, और जो दो ध्वनियों के बीच मतभेद आता है उन्हें स्पष्ट कैसे करें। शब्द निर्माण का एक आध उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कभी लिखते हैं आपका, ठीक है, आपका ऐसे भी लिख देते हैं, और कभी हम ऐसे लिखते हैं आपका, ठीक है, और कभी हम लिखते हैं आप से, और कभी हम इसको क्या कर देते हैं, अलग लिख देते हैं आप से। तो यहाँ पर सवाल ये है, क्या ये इस प्रकार से जब हम किसी विभक्तियों को जोड़कर लिखते हैं किसी शब्दों में, क्या ये उचित है या अनुचित है। तो इस प्रकार के बहुत सारे मतभेद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगा कि इस प्रकार के जो मतभेद हैं इन सभी को सीखना होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर उचित समय आया या कभी समय ऐसा लगा तो मैं जरूर बना दूंगा केवल शब्द निर्माण पर ही एक वीडियो। ठीक है, और रही बात दूसरी, किन के लिए जो एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप सभी जानते हैं कि वर्तनी में क्या रहता है कि दूसरा फिर टॉपिक क्या रहता है, एक रहता है शुद्ध शब्द। ठीक है, शुद्ध शब्द, और दूसरा पढ़ना होता है हमें फिर अशुद्ध शब्द। ठीक है, अशुद्ध शब्द। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंतर्गत भी जो पढ़ते हैं इस तरीके से पढ़ते हैं, आप चाहे लुसेंट पे देखो या किसी अन्य बुक पे देखो, जो शुद्ध शब्द लिखे होते हैं उसी का फिर अशुद्ध शब्द लिखा होता है। जैसे सपोज एक शब्द है श्रृंगार, ठीक है, एक शब्द है श्रृंगार, तो इसी का क्या रहता है, इसी का अशुद्ध शब्द भी लिखा रहता है। ठीक है, तो हम पढ़ते कैसे हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी कमी वर्तनी को पढ़ने की ये रहती है, अगर हम कोई शुद्ध शब्द लिख रहे हैं तो उसका अशुद्ध भी हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम श्रृंगार कैसे पढ़ रहे हैं, ये श्रृंगार क्या है, शुद्ध शब्द है, लेकिन इस श्रृंगार शब्द का हम अशुद्ध पढ़ भी जरूर, अशुद्ध शब्द भी जरूर पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। कोई भी आप शब्द पढ़ रहे हैं, शुद्ध शब्द पढ़ रहे हैं, केवल शुद्ध शब्दों को ही पढ़ेंगे। जब इस अशुद्ध शब्द का ना तो हमारे लेखन में प्रयोग होता है,
ना हमारा बोलने में प्रयोग होता है, तो ये शब्द पढ़ना ही क्यों है? ठीक है, अपने लिए पढ़ने का दायरा भी सीमित करो, और जब हम वर्तनी में पढ़ते हैं तो केवल शुद्ध शब्दों पर ही नजरें डालेंगे, और शुद्ध शब्द ही हमारे लेखन प्रक्रिया में काम आते हैं और उच्चारण में काम आते हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे वर्तनी में? आप दो चार बातें क्या ध्यान रखेंगे? जो शब्द निर्माण है, शब्द निर्माण में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, वो उनके लिए जो कोई मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से मतभेद रहते हैं। ठीक है, और रही एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करने वालों की बात, तो उनके लिए क्या रहता है कि जो शुद्ध और अशुद्ध रहते हैं, जितने भी शब्द रहते हैं, बहुत सारे शब्द रहते हैं, उनमें से केवल शुद्ध वाला पार्ट ही आपको पढ़ना है, अशुद्ध वाला आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। नहीं तो सभी करते हैं, आप कोचिंग में बैठते हैं तो उसमें भी क्या रहता है, अगर ये श्रृंगार शब्द लिखा तो इसका अशुद्ध भी लिखा दिया जाता है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? तो एक तरफ उज्ज्वल शुद्ध लिखा होता है तो दूसरी तरफ उसका अशुद्ध भी लिखा दिया जाता है। भाई जब अशुद्ध का हमें कोई काम ही नहीं है तो अशुद्ध लिखना ही क्यों है, पढ़ना ही क्यों है, उसकी तरफ देखना ही क्यों है? ये चीजें समझनी है आपको। यहाँ से एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि आपके लिए पढ़ने का दायरा भी कम हो जाएगा, सीमित हो जाएगा शुद्ध शब्दों में। और दूसरा ये, जब आप अशुद्ध शब्द पढ़ते हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन का माहौल बहुत ज्यादा बन जाता है। अगर पूछा ये गया कि निम्न में से अशुद्ध शब्द छांटिए, चार आपके पास शुद्ध है और आपने अशुद्ध भी पढ़ रखा, तब आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या बन जाएगी। इसलिए आप क्या करना, अशुद्ध शब्दों को बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि अशुद्ध से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर शब्द विचार के अंतर्गत हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना। देखिए, शब्द विचार के अंतर्गत पहले देखेंगे हम व्याकरण या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो आप जानते हैं व्याकरण या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के रहते हैं? दो प्रकार के। और दो प्रकार के कौन कौन से? जिनमें पहला रहेगा आपका विकारी शब्द और दूसरा रहेगा अविकारी शब्द। अगर हम विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं? तो इसके अंतर्गत आप ध्यान रखना कि जब लिंग वचन काल कारक के आधार पर इन शब्दों में परिवर्तन या प्रभाव डाला जाएगा, उसे क्या बोला जाता है? विकारी शब्द बोला जाता है। और विकारी शब्द कितने प्रकार के रहते हैं? चार प्रकार के, जिनमें पहला रहेगा आपका संज्ञा, और दूसरा रहेगा सर्वनाम, तीसरा रहेगा क्रिया, चौथा रहेगा विशेषण। ठीक है, यहाँ पर जो संज्ञा शब्द का भी हम उच्चारण अशुद्ध कर देते हैं। संज्ञा नहीं होता बल्कि क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कैसे होते हैं? ठीक है, तो अविकारी शब्दों में आप इतना ध्यान रखना कि जब लिंग वचन काल कारक के आधार पर इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे क्या बोला जाएगा? अविकारी शब्द बोला जाएगा। और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के रहते हैं? चार प्रकार के, जिनमें पहला रहेगा आपका क्रिया विशेषण, दूसरा रहेगा संबंध बोधक, तीसरा रहेगा समुच्चय बोधक, चौथा रहेगा विस्मयादि बोधक। इन सभी टॉपिकों को बारी बारी से जानेंगे, समझेंगे कि इन टॉपिकों के अंतर्गत कैसे विकारी शब्द है और कैसे अविकारी शब्द है। ये तो हमने जान लिया परिभाषा के अनुसार कि इन शब्दों के द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता या प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो शब्द कौन से हैं ये सभी जानेंगे, सभी समझेंगे। तो कल का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा, कि संज्ञा में हमें क्या क्या पढ़ना है, संज्ञा के कितने भेद हैं और संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, कैसे संज्ञा के टॉपिकों को आसानी से समझना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।